अस्पताल, स्नेह, ममता और प्रेम। अतीत, वर्तमान, भविष्य के एहसास से अपरिचित कभी कभी तुम्हें खुद को और अपने आसपास को पहचानने में देर लगती है। विष्णु खरे। नींद में बच्चा बन गया हूं, या यूं कहें कि नींद आपको बच्चा बना देती है। इसी नींद में किसी रोज एक सपने ने मुझ में हकलाहट पैदा कर दी। हकलाहट के साथ देखता हूं, सपने की उस स्याह रात में एक पत्ता सड़क पार करने की कोशिश में फुदक रहा है। उसकी उस फुदक में मासूमियत सी छलांग थी। अगले ही पल जब स्मृति की दूरबीन का लेंस बदला तो दिखा वो पत्ता नहीं, एक मासूम बच्चा निकला जो राख के ढेर पर चढ़कर चांद को ताके जा रहा है। उस दिन जब जागा तो ऑफिस में प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं दे पाया। हर बार एक आंख सामने आ जाती पूरी चतुराई और क्रूरता लिए, और मैं अपने में ही सिमट जाता, कछुए की तरह मुंडी गोत लेता। शायद नहीं देखना चाहता हूं अब इस उम्र में फिर से वही सब, पर मन कहाँ मानता है। बस एक छपाक की दूरी है यादों की। उस दिन सपने में उसी आंख को देखा जो बचपन से मेरे पीछे पड़ी हुई है, जो मुझे हर हाल में परास्त करना चाहती है, जो मेरे साथ नजरों की भाषा में युद्ध करना चाहती है, जबकि मेरी और उसकी उम्र में 35 साल का फासला है। पर हमेशा इस नजर से मुझे बचाती है एक और जोड़ी प्यारी आंखें, और हर बार उसके वार के आगे अपने आंचल की ढाल बिछा देती। उर्मिला मौसी कहता था उन्हें, किसी रोज बिना बताए आ गई थी हमारी जिंदगी में। पोस्टिंग ऑर्डर हाथ में हिलाते हुए सीधे मां के पास। मां का वैसा सीधा परिचय भी नहीं था उनसे, पर उनका परिचय दो लोगों से था, एक सहायिका आशा मौसी और दूसरी मां की दोस्त समकक्ष एंजेलिना चौधरी। फिर भी उर्मिला मौसी को हमारे घर ही आना था, क्योंकि जिंदगी में कुछ ऐसा घटना लिखा था जिसे लिखा जाना और भी मुश्किल है, और पूरा का पूरा लिख भी नहीं पाऊं शायद। वो अनुभव मेरी अब तक की बनी इमारत की नींव से हैं, जिनसे आज भी संबल मिलता है। अपने सीधे साधे स्वभाव की मारी मां मौसी की समस्या को समझते हुए एकदम आराम से मान भी गई। गरीबी में दिल बड़ा और पॉकेट छोटी, उस पर बाहें फैली हुई मां हमेशा यूं ही रही। जाने कितने लोगों ने धोखा दिया, पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। मां हमेशा ऐसी ही रही। खैर, हम बात कर रहे हैं उर्मिला मौसी के आने और आकर हमारे घर में बस जाने की। खाना पीना सोना सब हमारे साथ। उर्मिला मौसी मां के कद की ही, गोरी, दूध सी, बाल सीधे मुलायम रेशे जैसे, न मोटी न पतली, थोड़ी गदराई सी, आंखों में ढेर सारी चंचलता, बोलती कम मुस्कुराती ज्यादा। उनके पूरे व्यक्तित्व को समेटकर एक नाम दूं तो कहूंगा स्नेह की जीती जागती मूर्ति। उर्मिला मौसी का घर लखीसराय से 25 किलोमीटर दूर सूर्यगढ़ा प्रखंड के किरणपुर गांव में था। वहां उनकी अपनी ही दुनिया थी, गांव वालों को देखना, इलाज करना और जमकर पैसे कमाना। उनके 3 बेटे पप्पू, पिंटू और टिंकू गांव में ही रहते हैं। एक बेटी है प्रतिभा, जिनकी शादी हो चुकी है। पिंटू और टिंकू पढ़ाई कर रहे हैं। खैर, इनके बारे में जैसे जैसे स्मृतियों के गोते लगेंगे बताता रहूंगा, पर अभी केंद्र में उर्मिला मौसी हैं। मौसी के पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। अगर ठीक से याद करने की कोशिश करूं तो याद आता है कि मौसी और उनके पति दोनों किरणपुर हेल्थ यूनिट में नौकरी करते थे। समय का बवंडर घर की नींव हिला देता है। एक दिन ऐसा ही हुआ। बस की छत पर बैठकर मुंगेर जा रहे थे, पता नहीं कैसे पेड़ की डाली से सिर टकराया और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। मौसी अकेली पड़ गईं। अकेली औरत का यूं सुंदर होना वरदान का अभिशाप में बदल जाना है। नजरों का यूं बदलना और साथ ही एक ऐसी घटना का घटित होना मौसी को वहां से बेहद सज्जन और फरिश्ता तुल्य जमींदार के करीब ले आया, जिन्हें इलाके के लोग बाग कमली बाबू कहते थे। दर्द से दर्द मिल जाए तो मलहम बनता है। यह मामला दर्द से दर्द के मिलने का था। पति की मृत्यु के बाद घर और हेल्थ यूनिट दोनों को एक साथ संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। हेल्थ यूनिट में उचित स्टोर नहीं होने के कारण जो दवाइयां गांव में हेल्थ वर्कर के साथ बांटनी होती थीं, उन्हें थोक में इशू कर देते थे, जिन्हें मौसी अपने घर में रखती ताकि बांटने में सबको सुविधा हो। उन्हीं दवाइयों में फोलिक एसिड नाम का एक टैबलेट भी था, जो कि शुगर कोटेड होता है और गर्भवती महिला को दिया जाता है।
मौसी का एक छोटा बेटा था। जब वो घर से बाहर रहती तो उनका छोटा बेटा छुपकर फोलिक एसिड के टैबलेट लेमन चूस समझकर खा लेता। धीरे धीरे उन लेमन चूसों की संख्या का उसे पता नहीं चला। मौसी हेल्थ यूनिट से लौटी तो उसने पेट में दर्द की शिकायत की। कभी कभी यूं होता है कि सब कुछ स्वयं गलत होता चला जाता है। हम भला करना चाहते हैं पर बुरा होता चला जाता है। पेट दर्द की शिकायत सुनी तो मौसी ने अनजाने में उस नन्ही सी जान को पानी पिला दिया। गोलियां पानी में और फूल गईं और उसे सांस देने में तकलीफ होने लगी। थोड़ी देर बाद ही उसने ढेर सारी उल्टियां एक साथ की और उल्टी के साथ ढेर सारे फूले हुए गिलगिले टैबलेट बाहर आ गए। उल्टियों के साथ सांस ने असमय देह त्याग दिया। अभी पति के जाने का दुख कम भी नहीं हुआ था कि बच्चा भी नहीं रहा। ईश्वर क्या चाह रहा था ये मौसी की समझ से परे था। दुख कत्थे सा गाढ़ा होता जा रहा था। तरल दुख जब जमने लगता है तब नासूर उभरता है। ऐसी स्थिति में कुछ भी समझ में नहीं आता। लगता है कोई इस दर्द की बाढ़ में बस थाम ले। समाज में बुरी दृष्टि रखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं थी। लोग सहानुभूति के स्पर्श के बहाने वासना का दंश लिए मौसी के आसपास घूम रहे थे, मगर कमली बाबू इन सब से हटकर थे। उनकी सांत्वना और स्नेह की पुरवाई ने कुम्हलाए हुए फूल को खिला दिया और धीरे धीरे मौसी के पूरे घर को उन्होंने अपना लिया। अब ये परिवार कमली बाबू के परिवार का ही फैलाव था। पूरा परिवार उनके प्रोटेक्शन में रहने लगा। जमींदार कमली बाबू और मौसी में इतना प्रेम रहा होगा कि उन्होंने गांव का एक घर मौसी के नाम कर दिया। वहां इतने खेत हैं कि किसी को भी खाने की चिंता नहीं। मंझला बेटा पिंटू खेत देखता है और मन से अभी भी जमींदार है। मौसी की प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा समय किरणपुर में बिताने की है ताकि गांव पर जमींदार की छांव में उनकी पकड़ वैसी ही बनी रहे। मौसी के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत मुश्किल है। वो इस हालत में भी गरीबों की मदद इलाज के बहाने करती। इधर माँ भी जरूरत से ज्यादा मदद में यकीन करती है और जिस किसी पर माँ का दिल आ जाता है उसके लिए तो किसी हद तक जा सकती है। इस समय माँ का दिल उर्मिला मौसी के हाथों में है। उर्मिला मौसी गांव से जब भी आती हैं फल अनाज साथ लाती हैं। बहुत मीठी बातें करती हैं। सच कहूं तो मौसी मनमोहिनी हैं। जब मिलती हैं तो हर बार मेरे बाल बिखरा देती हैं, कसकर गले लगाती हैं। सबसे पहले उन्होंने मेरे मन को ही मोह लिया था, ऐसा मुझे लगने लगा। माँ से ज्यादा मैं उनके आगे पीछे डोलने लगा। अस्पताल भी उनके साथ ही चला जाता। रह रहकर मुझे वो मीठी पप्पी के साथ 2-5 रुपए भी देती, जिसका पता माँ को नहीं चलता। मैं मुखिया जी की दुकान से स्वादिष्ट पेड़े लाता हूँ जो मुझे उस उम्र में बहुत ज्यादा पसंद है। साथ में कभी कभी खटखटिया डंडा बिस्कुट को चाय में डुबोकर पी लेता हूँ। इन फुटकरों के आने से गरीबी में थोड़ी शान की अनुभूति मिल रही है। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा खाना पीना और सोना भी अब मौसी के साथ ही हो रहा है। हालांकि वो सप्ताह में 2 या 3 दिन ही आती। अस्पताल में काम करती और फिर 8-10 दिन के लिए अपने गांव भाग जाती। डॉक्टर R.C. सिंह कमली बाबू के रिश्तेदार हैं। हमारे यहाँ टिकने का मशवरा भी शायद इसी रिश्ते की देन हो। अब मौसी का गांव से आना जाना और भी सुचारू रूप से चलता है, जिसमें डॉक्टर सिंह की रजामंदी जरूर शामिल होगी। बाल में तेल चंपी की कला, बिला नागा पैरों के तलबे में तेल लगाते हुए सारे दर्द खींच लेने की कला, बिना बताए कसकर भींच लेने की कला। मुझे लगता मौसी में कुछ जादू तो है कि उनकी बात में सब यूं ही घुल जाते हैं, पिघल जाते हैं। मुझे हर पल लगता वो सबसे ज्यादा मुझे ही मानती हैं, दीदी से भी ज्यादा। और मुझे ये भी लगने लगा है कि शायद अपने बच्चों से भी ज्यादा। मेरी तपती हुई दुनिया में वो एक छांव की तरह है जहां आगोश की पनाह में मैं मिची मिची सी आंखें लिए घुस जाता हूं और फिर समय की चुभती कीलों पर स्नेह की मोटी चादर बिछा पाता हूं। जब भी उन्हें देख लेता तो बहाल हो जाता, जब कहानियां सुनाती तब निहाल हो जाता, और ऐसा करते हुए जब वो मुझे भींच लेती तो मैं थोड़ा सा ख्याल हो जाता और कब सो जाता इसका पता भी नहीं चलता। माँ को ये सब शायद पसंद है और शायद नहीं भी, पर इन सब बातों से इतर माँ को मेरी खुशी पसंद है, इसलिए सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। अब यह लगभग तय है कि उर्मिला मौसी के हिस्से का काम भी उनकी गैर मंजूर अनुपस्थिति में भी माँ ही कर लेगी, और पूरा सिस्टम भी इस बात का पूरी तरह अभ्यस्त हो चुका है। बस मैं अपनी शिकायत का पोटला उनके सामने रखता हूं कि तुम्हें मुझसे कोई
प्यार नहीं, सब नाटक है। तुम मुझे छोड़कर घर भागती रहती हो अपने बच्चे के पास। मैं नादानियों से भरे इंतजार से भरी शिकायतों की पोटली खोल देता हूं और ऐसा करते हुए रो देता हूं, और हर बार वो मुलायम बाहें मुझे भींच लेती हैं और नन्हे सुसुम बोसों में ही मैं पिघल जाता हूं, मान जाता हूं। फिर हर बार सोचता हूं कि इस बार आएंगी तो किसी कीमत पर नहीं मानूंगा, पर शायद वो जादू जानती हैं, इसलिए तो एक बार भी मैं खुद के किए वादे पर अमल नहीं कर पाता। बस लम्स की एक छुअन मेरे सारे इरादे बुहार देती है। मेरी आदत में पूरी तरह अब वो शामिल हैं और वो मनाने के सारे औजार लिए घूमती हैं। एक दिन दीदी मौसी से बिल्कुल मासूमियत भरे लहजे में पूछ बैठती है कि कमली बाबू इतने काले हैं और आप इतनी गोरी, तो कैसे आपसे उनसे प्रेम हो गया? मौसी बड़े सहज भाव से कहती हैं कि प्रेम में शक्ल सूरत से ज्यादा सीरत का प्रभाव पड़ता है। उनकी सीरत सा कोई दूसरा नहीं। मौसी कहानी सुनाने की एक्सपर्ट थीं। रात बालों में उंगलियां फेरते फेरते रोज नई कहानी सुनाती। उन उंगलियों के पोरों से नींद का रस टपकता है और ऐसे में नींद कब आ जाती पता नहीं चलता। कई बार पिंटू और टिंकू बारी बारी हमारे घर आते रहते हैं और हमारे घर में ही रुकते हैं। टिंकू सीधा है और मुझसे दोस्ती करने में सफल हो गया है। कुछ दिनों के बाद पिंटू से भी दोस्ती हो गई है। दीदी अभी इन दोनों को समझने की कोशिश कर रही है। कुछ ही दिनों में वो वापस चले जाते हैं अपने गांव और अगली बार मुझे भी अपने गांव ले जाते हैं। दीदी जाने से मना कर देती है, पर मैं सच में मंद बुद्धि हूं। एक बार में ही बिना दीदी के भी उनके साथ हो लेता हूं। गांव में उनके पास छोटे नवाब वाली सुविधाएं हैं। पप्पू भैया को इन सब चोचलों से कोई मतलब नहीं है। कुछ हद तक चिढ़ते हैं, शायद कमली बाबू और मौसी के साथ से भी। वहां का पूरा सिस्टम पिंटू भैया चलाता है। सारे नौकर चाकर उसी की गुलामी करते हैं। घर बड़ा है और चारों ओर फलों की क्यारियां हैं। अनार और अमरूद उस बागान में आराम से उपलब्ध हैं। खेत जाता हूं तो पिंटू भैया फिल्मी अंदाज में कहते हैं, यहां से जहां तक जो भी दिख रहा है सब हमारा है। प्रेम इंसान से कुछ भी करवा सकता है। ये उस वक्त तक पता नहीं था और आगे किस तरह के प्रेम से सामना होने वाला है इसका भी कोई अंदाजा नहीं था। उस गांव से लौटता हूं तो थोड़ी देर के लिए लगता है मौसी तो सबसे ज्यादा मुझे मानती हैं, तो इसका मतलब है इस सब जमीन जायदाद में मेरा भी हिस्सा है। बेवकूफियों में भी कितनी खुशी होती है, पर यह नहीं पता कि इन खुशी के गुब्बारों को फोड़ने के लिए घास का एक तिनका ही काफी होता है। इन्हीं बेवकूफियों में साल और अस्पताल दोनों का माहौल बदल गया। अब एक नए क्लर्क की पोस्टिंग हुई, शकुनी बाबू की। सांवले मंझोले कद के, बाल बेहद कम, सिर का चांद आगे से दिखता, 2-4 बच्चे दाहिनी ओर के बाल लंबे करके बाईं ओर तक ले जाते। बड़ी आंखें, पर इन आंखों के बारे में अभी ठीक से नहीं कह पा रहा हूं क्योंकि इनका रंग बदलता रहता। कभी घड़ियाली, कभी प्रेम में डूबी, कभी क्रूर, कभी एक प्रेमी सी चंचल, तो कभी पूरी तरह कामुक। वो अभी अपने गांव से रोज आते जाते हैं, पर हर दिन अपनी पकड़ अस्पताल के चरमराए सिस्टम पर बढ़ाते चले जा रहे हैं। कहने को तो हम सब उन्हें मामू कहते हैं, पर वो शकुनी से कम नहीं है। उनका काम सबकी तनख्वाह बनाना है, मतलब उपस्थिति और अनुपस्थिति का ब्यौरा रखना है। कुल मिलाकर इसका मतलब यह है कि अव्यवस्था की व्यवस्था को अपनी तरह से कंट्रोल करने की कुंजी उनके पास है। उन दिनों अस्पताल का अजीब सिस्टम था। कर्मचारियों के साथ साथ डॉक्टर भी प्राइवेट सेवा में ज्यादा ध्यान रखते और उसके एवज में किरानी बाबू का विशेष ख्याल रखा जाता, क्योंकि सबको पता है कि वो हल्ला गाड़ी भी है। शकुनी मामू किरानी कम वकील ज्यादा हैं। कानून की सारी कुलबुलाहट दिमाग में उल्टे पांव चलती रहती है और उसी कानून के पेंच से वो सबका दिमाग कसते रहते हैं। उन्हें साइकोलॉजिकल गेम पसंद है, जैसे किसी के दिमाग से उलझना। हमने उनका पुकारू नाम धतूरी रख दिया है। आश्चर्य की बात है कि अब अस्पताल के ज्यादातर लोग उनकी चापलूसी में लग गए हैं। मां फांकी नहीं, डबल ड्यूटी पर भरोसा करती है। स्वाभिमान उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। हमेशा से काम के बल पर सिस्टम के केंद्र में रहकर पूरे अस्पताल के फलक पर एक ध्रुव तारे की तरह चमकती रही है। इस काले समय में सब अंधेरे में अपना उल्लू सीधा करने पर भरोसा रखते हैं। किसी को चमकता सितारा पसंद नहीं, और साथ में नहीं पसंद मां के ये 2 बच्चे जो विषम परिस्थितियों में भी ठीक ठाक तरीके से पढ़ लिख रहे हैं। कमली बाबू
अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनके रिश्तेदार डॉक्टर आरसी सिंह का भी तबादला हो चुका है। उर्मिला मौसी के लिए उनका तुरुप का पत्ता गायब हो चुका है। मौसी अपनी भागने वाली आदत से अब भी परेशान है और इस बात को नया किरानी अच्छी तरह समझ चुका है। वो ये भी समझ चुका है कि रानी की जान किस तोते में है। दीदी अब कद की ऊंचाई और दिमाग दोनों में बड़ी हो रही है। जब भी शकुनी मामू चाय पीने घर आता है, एक तनातनी उन दोनों के बीच का संवाद सूत्र बन जाती है। वो हमारे भविष्य पर सवाल और चिंता ज्यादा दिखाने लगा है। झूठी फूल कढ़ी सांत्वना की चादर मीठी जुबान में उड़ाने की कोशिश करता है, जिसे दीदी की हाजिर जवाबी उघाड़ देती है। लेकिन ऐसा करते करते वही चादर मौसी के बदन पर आ गिरती है। मौसी को वो झूठी चादर बहुत सुकूनदेह लगती है। उसकी नरमी में मौसी की गांव भागने की आजादी की गर्मी भी छुपी है, जिसे तरल करने के लिए उनके और शकुनी मामू के बीच मधुर संवाद की शुरुआत होने लगती है। इधर कुछ दिनों से शकुनी मामू पके हुए षड्यंत्रकारी की तरह द्व्यर्थी संवाद करने लगे हैं, जो दीदी को ठीक से समझ में आता है, लेकिन मौसी की नजर उन अर्थों को नहीं पकड़ती और धीरे धीरे मौसी प्रेम में अंधी होने लगती है। वो प्रेम में अंधी हो रही हैं या सुविधाओं की रेशमी डोर में जकड़ी चली जा रही हैं, पता नहीं। मौसी के बड़े बेटे की मौसी से उतनी नहीं बनती जिसके पीछे कमली बाबू से इनका लगाव रहा हो। शायद ये भी लगाव उनके पिता और भाई के मृत्यु के तदुपरांत ही शुरू हुआ हो। इस रिश्ते की ऐंठन को सीधा करने के लिए मौसी उनकी नौकरी की चिंता से परेशान घूमती हैं, जो अनुकंपा के आधार पर अब तक हो जानी चाहिए थी, पर सिस्टम के पेंच ने इसे उलझाए रखा है। किरानी बाबू को इस बात की भनक पड़ चुकी है और अब इस अनुकंपा की प्राप्ति की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए दोनों भागलपुर का चक्कर साथ लगाते हैं। साथ साथ यात्रा के कारण या एक साथ ठहरने के कारण दोनों की नजदीकियां बेइंतहा बढ़ती जा रही हैं। नजदीकियां यूं बढ़ रही हैं कि दुनिया, समाज, किसी की उन्हें परवाह नहीं और एक मैं हूं जिसे इतना भरोसा है कि मौसी की प्राथमिकता में मैं सबसे ऊपर हूं। कुछ दिन बीते होंगे कि पता चला अस्पताल की छत पर ऑफिस के पीछे वाले ओसारे के खंभों को घेरते हुए ईंट की कच्ची दीवार खींची जा रही है। कच्ची दीवार पर पक्के पलस्तर हैं उनके रिश्तों की तरह, और ऐसा सब कुछ घटते हुए भी मौसी मुझे पूरी तरह समझाए चली जा रही हैं कि तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी पगले। मैं अब भी उनके साथ ही सोता हूं। सोते हुए जब बहुत हौले हौले बाल पर हाथ फेरती तो साथ में बेहद कोमल अपनापे भरी थपकियां देती। तब ऐसी ठंडी हवा चलती कि मेरा मन धूप का दिया जलाने को करता। इसी दिवा स्वप्न में मेरा बालमन उनके ऑपरेशन के दाग वाले पेट पर अपनी उंगली फेरते हुए उन लकीरों को गिनते हुए कब सो जाता, पता ही नहीं चलता। रेशमी लिहाफ जैसी गर्मी है मौसी के आलिंगन में और मैं उस आलिंगन को पाते ही खरगोश बन जाता हूं। मौसी मुझे देखते ही ढेर सारा प्यार उंडेलती, बलाए लेने लगती और हाथ में चवन्नी थमा देती। लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि मौसी मुझे चेहरे से जानती हैं और मैं उन्हें उनकी मुस्कुराहट के बदलते रंग से। जैसे जैसे छत वाली दीवार बन रही है मुझे लग रहा है कि मैं मौसी के गुदगुदे लकीरों वाले पेट पर नहीं बल्कि गर्म रेत में हाथ दे रहा हूं। मेरी पकड़ से स्पर्श की गर्मी भी भाग रही है और इस घबराहट में मैं मौसी को बहुत तेजी से जकड़ता हूं। ऐसा करते हुए मुझे उनकी एक एक सांस सुनाई पड़ रही है। मैं जितनी तेजी से जकड़ता हूं वो उतना ही तेजी से मुस्कुराती हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते थपकी देती हैं। कहती हैं, पगले, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इतना सुनते ही मेरी सारी बेचैनियां चैन की सांस लेती और मैं नींद की गिरफ्त में गुम हो जाता। महीना नहीं बीता कि मामू अस्पताल के पहले माले पर अपने ऑफिस के पीछे बने अपने नए कमरे में शिफ्ट हो चुके हैं। उनकी पत्नी के साथ 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। सबको गांव में छोड़कर मामू अकेले अस्पताल की छत पर डेरा बसा चुके हैं। वहीं छत पर पाल मामू का परिवार पहले से रहता आया है और उनकी दोनों बेटियां अब जामताड़ा चली गई हैं। ऑफिस के समय के बाद वहां छत पर पूरा का पूरा एकांत हंसता है। मामू के शकुनी दिमाग में अब क्या चल रहा है किसी को पता नहीं। मौसी अब भी हमारे साथ हैं। दिन की ड्यूटी के बाद कभी कभी आराम करने के लिए वही कमरा इस्तेमाल करती हैं। इस कमरे में कोई बाथरूम नहीं है। बगल में सिर्फ ऑफिस का छोटा सा कॉमन शौचालय है जिसमें नहाया नहीं जा सकता। मौसी अब ज्यादा समय छत पर बिता रही हैं, पर रात का खाना
अभी भी हमारे साथ हमारे घर पर ही खाती हैं। अभी सिर्फ दिन का खाना उस नए घर में शकुनी मामू के साथ बनाती खाती हैं। जिदियाना मेरी आदत में शुमार है। पागलपंथी के नए नए नुस्खे और शैतानियां मेरे दिमाग में आती रहती। वही पागल मन उनको कटीले पाश से बचाने के उपाय सोचता रहता। अभी तक मेरा भरोसा टूटा नहीं है कि चाहे जो हो मौसी मेरे पास ही रहेंगी, क्योंकि वो मुझको ही सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। सारे समय यही धुन सिर पर सवार है। एक रात सोने से पहले कहती हैं कि कल से मैं वहीं रहूंगी और मैं अचानक गुस्से में मां के पास चला जाता हूं। मौसी बहुत मनाती हैं। मुझे मनाने के लिए भावनात्मक चुग्गा फेंकते हुए कहती हैं, एक टाइम यहां एक टाइम वहां। मैं अब भी बहुत नाराज हूं। मुझे पूरा का पूरा चाहिए, आधा कुछ नहीं। मेरा मुंह भी पूरा फूला हुआ है और हाथों से मैंने चेहरे को ढक लिया। रो रहा हूं और मुझे रोते देख मौसी जाने की बात तत्काल खारिज कर देती हैं। मैं उनसे जोर से लिपट जाता हूं। हाथ फिर वही सिजेरियन वाले दाग की लकीरों पर रेंग रहे हैं। मुझे अपनी जीत पर क्षण भर के लिए घमंड हो आया है। अला सुबह उठता हूं तो मौसी नजर नहीं आती। चारों तरफ नजर दौड़ाता हूं पर वो नहीं मिलती। मुझे समझ में आ जाता है कि वो कहाँ होंगी। मैं अस्पताल की छत पर भागता हूं। छत सुनसान है। उस नए बनाए घर की ओर भागता हूं। भीतर से मान मनव्वल की आवाजें आ रही हैं। उल्टे पैर भागकर अपने बिस्तर पर आ जाता हूं। झूठ मूठ सोने का दिखावा कर रहा हूं और ऐसा करते हुए 1 घंटा बीत गया। किसी के हाथ सिर पर फिरते ही मैं दूसरी ओर पलट जाता हूं। बिसूरने वाला ही था कि उनको देखते ही सब बिसर जाता हूं। बिसूरना रोने की मीठी याद होती है। मैं उस याद में पलकें खोलता हूं तो आंखें भर आती हैं। पर थोड़ी देर में सामान्य होकर उठता हूं। मौसी से बिल्कुल सामान्य होकर बात करता हूं। वो कहती हैं, गांव जा रहे हैं। मैं उन्हें जाते हुए देखता हूं जैसे शाम सूरज को डूबते हुए देखती है। 3 दिन बाद सूरज फिर उगता है, पर मेरे घर नहीं, सीधे छत पर। मौसी ढेर सारा सामान लेकर आई हैं। बर्तन बासन सब, एक पूरी गृहस्थी का साजो सामान। मैं मिलने नहीं जाता। वो रात के 9 बजे मिलने आई हैं। कहती हैं, सुलह कर जाऊंगी। मैं कुछ देर में नाटक करते हुए आंखें बंद कर लेता हूं और उन्हें जाने देता हूं। और तब तक तकिया पूरा भीग गया है। हिचकी दबाई हुई है। मौसी के जाते ही बड़ी जोर की हिचकी उठती है। याद करने वाली नहीं, रोने वाली हिचकी। बेचैनी का भी कभी कभी अपना सम्मोहन होता है। सड़क पर छलांग मारने के पहले वाले मेंढक की दृष्टि से ताक रहा होता, पर रास्ता सूझ ही जाए ये हर बार आसान नहीं होता। इसी उहापोह में स्कूल गया तो कीउल नदी की तरफ भाग लिया। वहीं बालू में पानी खोदता रहा। फिर कुछ घंटे बाद घर लौटते हुए पोखर में कूद गया। घंटों तैरता रहा। मुझे उल्टे मुंह पानी में तिरना बहुत सुकून देता है। तो यूं ही स्थिर मन से अस्थिर पड़ा रहा। वहां से निकला तो जो पानी फल तोड़ा उसे अरहर के खेत में खाया और खाकर वहीं लेट गया। उस पल नदी में डूबता हुआ भीगा क्लांत सूरज देखा तो लगा जैसे वो अपने अंतिम क्षण में डबडबाती आंखों में डूबती हुई लौ का दृश्य बनकर डूब रहा हो। वो मेरा ही प्रतिबिंब तो नहीं। सूरज ढल गया है और मैं अब भी अकेला अरहर की बाड़ी में पड़ा हूं। सड़क से दूर समानांतर पगडंडियां हैं जिससे होकर घर लौटना है। वहीं रास्ते में नीरा के बदले ताड़ी पी लेता हूं। ये कौन सी स्थिति है कि अच्छा और बुरा दोनों एक साथ लग रहा है। लौटते हुए देर हो गई और घर में घुसते ही बिना कुछ पूछे मां की प्लास्टिक चप्पल की तड़ाक बारिश। रोया बिल्कुल नहीं। पीठ पर चप्पल हूबहू अपनी छाप छोड़ गई है। बिस्तर में बिना आवाज घुस गया हूं। रोने की आवाज बहुत दूर से आ रही है। शायद मैं ही खुद को रोते हुए देख रहा हूं। ऐसी स्थिति में खुद को देखने का अपना अलग आनंद है जिसे बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा हूं। इस बीच दीदी चुपचाप कोई क्रीम लगा रही है और मम्मी चुपचाप सिसकी ले रही है। सब कुछ एक फिल्म की तरह गुजर रहा है। कुछ देर में मौसी और मां में कुछ अनबन की आवाज आई। मां कह रही है, जब निभाना नहीं था तो इतना सिर क्यों चढ़ाया? जो तुम कर रही हो वो कौन सा ठीक है? सब कुछ ताक पर रखकर सारे रिश्ते खाक कर रही हो। देखना एक दिन सब राख हो जाएगा। मेरे आंसू को कुछ हुआ तो तुम ही जिम्मेदार होगी। मौसी कोई जवाब नहीं दे रही हैं, बस रो रही हैं जैसे प्रेम पश्चाताप में हो। वो नम आंखें लिए चुपचाप चली गई। मां मुझे सुलाने आई, पर मैं अब भी चुप हूं।
पर माँ ने जब चिपकाया तो बेहद हिचक हिचक कर टूट पड़ा और छाती से लगे लगे सुबुक सुबुक कर सो गया। माँ शायद मुझे चिपकाए रो रही थी। आज सोचता हूं तब लगता है बच्चों की नींद से बढ़कर माँ के लिए क्या ही उपलब्धि होगी। जिस तरह की आसक्ति मौसी की तरफ थी, लगभग एक पागलपन, ये माँ को कितना छलनी करता रहा होगा। पर माँ के ममत्व का दायरा इतना बड़ा है कि अपनी पीड़ा को उसने कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया। अला सुबह नींद टूटी और फिर मैं छत की तरफ भागा। इस बार कुछ देर उस दरवाजे पर ही बैठा रहा। मेरे अंदर जैसे खुल जा सिमसिम गूंज रहा हो। लगा वे दोनों न जाने कौन सी नदी में उतर उभर रहे हैं कि लहरों के टकराने की आवाजें मुझ तक आ रही हैं। ये लहरें मेरी बर्दाश्त के बांध को तोड़ देना चाहती हैं। एक शून्य की तरह चारों ओर सब कुछ रुक गया हो जैसे। दिमाग की भी घड़ी बंद हो गई। सूरज पूरब से उगने की कोशिश में था और इसी बीच कुछ ऐसी और आवाजें आईं जिसने मेरी नसों में बहते हुए खून को और तेज कर दिया। धड़कन फास्ट फॉरवर्ड और पैर जमीन से चिपकने लगे। मुझे शायद पसीना आ रहा था कि तभी सूरज मेरे मुंह पर तेजी से चमका और लगा जैसे मेरी चोरी सूरज ने पकड़ ली। घबराकर अपने कानों पर हाथ रखा और आंख बंद किए ही दौड़ गया। सीढ़ी पर लुढ़कने का डर तक नहीं। धड़कन और लहर दोनों की चाल एक में। अब मैं अपने भीतर की ईंट को खिसकते हुए देख रहा हूं। भीतर डामाडोल पत्तों की खड़खड़ाहट हो रही है और अपने ही भीतर रिरियाता हुआ मैं उसे सुनने की भरपूर कोशिश में खुद किसी सुरंग में लुढ़कता जा रहा हूं। मेरी नसों में अवसाद टहल रहा है जो मेरे हृदय की गति को धीमा किए दे रहा है। न जाने क्यों उस दिन मैं धार धार रोया और पहली बार लगा कि क्या मैं सच में बड़ा हो रहा हूं। यह उनकी मोह का चक्रजाल था कि मैं ऊपर नीचे करता रहता, सीढ़ियों पर बैठा रहता, समझने के लिए कि यह मसला क्या है। पर मेरी उम्र ने मेरी सोच की पहुंच को और भी बौना बना दिया था। आसक्ति की यह गिरा सुलझ ही नहीं रही थी। यह आशनाई का एक नया ही रूप था जहां भावुकता की शय विपरीत दिशाओं से बह रही थी और अस्पताल कितनी आसानी से सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। 1986-87 का समय है और यह सब कुछ नया होकर भी किसी को नया नहीं लग रहा। हाँ, चारों ओर बुदबुदाहट हो रही है। इन बुदबुदाहटों में एक बुलबुला फूटा कि मौसी खुली छत पर नहाती हैं। क्योंकि ऑफिस में शौचालय है पर स्नान घर नहीं, इसलिए सुबह सुबह खुली छत पर ही नहाती हैं। मेरे अंदर कई लावे फूट रहे हैं। सोचता हूं कोई इनके साथ रहने पर बात नहीं कर रहा और कमबख्त मौसी के नहाने पर मसाला बना रहे हैं। इन सब बातों से इतर शकुनी मामा के वर्चस्व की भूमिका में कोई कमी नहीं आ रही। एक अजीब संतुलन अस्पताल के पूरे सामाजिक परिवेश में स्थापित हो चुका है जिसका अंदाजा हम में से किसी को नहीं है। शकुनी मामू का पूरा परिवार बीच बीच में उनसे मिलने अस्पताल आता है और साथ ही मौसी का भी, और सबके बीच एक अबोला सामंजस्य है, जैसे कोई करार, कोई आपसी संधि हो। किसी को किसी से भी कोई खास शिकायत नहीं। मामू के जादू की इस मामले में तारीफ करनी होगी। 80 के दशक में समय से आगे ये सब बिल्कुल संतुलित तरीके से घटित हो रहा था और हमारे परिवार या एक दो और परिवारों को छोड़कर सब इस नई व्यवस्था से खुश थे। इस बीच एक शाम शकुनी मामू और उर्मिला मौसी घर पर साथ साथ चाय पीने आए। उन्होंने बताया कि पप्पू यानी उनके बड़े बेटे की नौकरी लग गई है और मामू ने बहुत मदद की, नहीं तो यह संभव नहीं था। मामू के चेहरे पर हमेशा एक रोआब तीखेपन के साथ तैरता रहता। मुझे लगा जैसे चाय पीते पीते उनकी आंखें मुझे घूर रही हैं। मेरे भीतर एक और खिलौना टूट गया। लगा उनकी बेगानी नजर जैसे एक पल को मुझे चीथ डालेगी। उस घूरने में प्रतिस्पर्धा की चमक थी या शायद मेरा भ्रम हो, पर उस दिन के बाद मुझे लगा हम सदा के प्रतिद्वंद्वी हैं। मौसी शायद अकेले में उनसे समय मांगती हूं मुझसे मिलने का, मुझे मनाने का, और वो इस बात से कुपित होते हों। ये सब सिर्फ मेरा अंदाजा है, पर उनकी हरकतें मेरे अंदाजे पर मुहर लगा रही थीं। अब धीरे धीरे लगभग सारे डॉक्टर मामू के कब्जे में आ गए थे। सबकी एक ही कमजोरी थी, रह रहकर गायब होने की और इसके बावजूद तनख्वाह बनाने की और पाने की। मां की ड्यूटी अब ऑपरेशन थिएटर से बदलकर दवाई वितरण में लगा दी गई। कारण किसी को पता नहीं, पर यह मां की सरासर बेइज्जती ही थी। इसके साथ साथ ऑपरेशन में जब भी जरूरत होती मां को बुला लिया जाता। मतलब काम भी मां को ही करना है और बेइज्जती भी मां की ही होनी है।
इसके बावजूद इमरजेंसी केस होने पर मना नहीं कर पाती। दोनों ड्राइवर भी मामू के चमचे बने हुए थे। तेल का हिसाब किताब शायद दारू में बदल गया हो। हम जब भी खेलकर लौट रहे होते, वो दोनों अस्पताल के गेट के पास ताश खेलते दिख जाते। उधर से गुजरते हुए हमारी, खासकर दीदी की पीठ पर 4 आंखें उगाती और उसे बहुत विचलित कर जाती। अब दीदी शाम से पहले ही घर आ जाती है। एक दिन मां को ऑपरेशन में जाना पड़ा और मैं बाजार में दोस्तों के पास ही रुक गया था। दीदी घर पर अकेली थी। उसने खिड़की से 2 साए बहुत देर तक मंडराते हुए देखे और वो बहादुर लड़की चुपचाप दुबकी रही। मैं लौटा तो वो दरवाजा ही न खोले। बहुत चिल्लाने पर उसकी तंद्रा टूटी और जैसे मैं घर में घुसा तब वो मुझसे लिपट कर बेजार रोने लगी। हमें सब समझ में आ रहा था, सामने से कौन और पीछे से कौन वार कर रहा है। यह हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल समय था। इस घटना के 1-2 दिन के ही अंतराल पर हमारा बिजली का कनेक्शन, जो कि एक हुक बनाकर मेन सप्लाई के तार से जुड़ा हुआ था, बार बार हटा दिया जा रहा था। कभी अकेले, कभी दीदी के साथ अस्पताल की छत पर हुक ठीक करने जाना पड़ता। एक दिन मैं सो चुका था और बिजली फिर से सिर्फ हमारे ही घर की गुम हुई। मां कैंप से वापस नहीं लौटी थी। दीदी गिराए गए तार के हुक को फिर से लगाने अकेले चली गई। हमारे घर के सामने से एक छोटा सा गेट ऑपरेशन थिएटर के सामने वाली सीढ़ी से सीधे ऊपर छत को जाने के लिए बना था। दीदी को अंदेशा था कि ये किसी की कारस्तानी हो सकती है, इसलिए किचन से चाकू साथ लेकर गई, जिसे उसने अपने हाथों से चिपकाकर छिपा कर रखा था। जब वो बिजली ठीक करके सीढ़ी से उतर रही थी तभी नीचे से 3-4 लोग तेजी से ऊपर चढ़ने लगे। अब क्या होने वाला है इसका अंदाजा दीदी को हो गया था। इस डरावने एहसास के आते ही वो चाकू लहराते हुए चीखती हुई उन सब के बीच से ऐसे बिजली की तरह निकली कि क्षण भर में उपजी आक्रामकता को वो समझ भी नहीं सके। शायद ऐसी प्रतिक्रिया के लिए वो लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे। सीढ़ी के पास हमेशा अंधेरा रहता है, पर साहस की बिजली ऐसी चमकी कि वो तिलमिला कर रह गए। सारा किस्सा सुनने के बाद अगली सुबह मां ने डॉक्टर सिन्हा को एक दरख्वास्त सौंपी कि उन्हें अपनी बेटी को ऑपरेशन कैंप में साथ ले जाने की स्वीकृति दी जाए। और अच्छी बात यह हुई कि ऐसा ही हुआ। दीदी अब कैंप में मां के साथ जाती और मैं कीउल नदी। मां को भी सब समझ में आ रहा था कि अच्छी खासी जिंदगी नरक हो गई है। एक मछली ने पूरे तालाब के सुंदर वातावरण को बदल दिया था। इससे निपटने के लिए मां ने निर्णय लिया उर्मिला मौसी से खुलकर बात करने का। मौसी ने अगले दिन बताया कि मैं जितना तुम्हारे घर रहूंगी या आती जाती रहूंगी, उतना ही तुम्हारे घर को परेशान करना चलता रहेगा। मेरा न आना इस संधि की अबोल शर्त है। मेरी आंखें लाल हो रही थीं, पर मां की हिदायत थी, हम सब चुपचाप सहेंगे और पढ़ेंगे। हमारे ध्यान को भटकाने के सारे प्रयास निष्फल करेंगे। जब भी मौसी आना चाहती या शुरुआत करती, सब बदमाशियां फिर से शुरू हो जाती और यूं धीरे धीरे हम मौसी से दूर, बहुत दूर होते चले गए। दीदी के साथ जो बोर्ड की परीक्षा में हुआ, इसका एक छोर शायद इसी अस्पताल में रहा हो, ऐसा अब भी मैं सोचता हूं। और इसी के साथ मुर्गियों की चोरी का भी शायद। ऐसे वातावरण से बचाने के लिए और पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान देने के लिए मां ने पहले हमें मुंगेर भेजा, बाद में कॉलेज और कोचिंग के लिए दीदी के साथ पटना गया। जल्द ही 12वीं के साथ साथ मेरा चुनाव UPSC SCRA में हो गया और मां को दीदी की शादी जल्द करनी पड़ी। और शायद इस गलती के पीछे भी वही भयावह डर रहा होगा, पता नहीं। मैं ट्रेनिंग यानी प्रोबेशन में था कि अचानक पता चला कि मौसी को कैंसर हो गया और वो अब किसी और दुनिया में है। सब कुछ इतनी जल्दी। उन्हें याद करते हुए एक क्षण में बच्चा बन जाता हूं। अनायास ऑपरेशन वाली धारियां ढूंढने लगता हूं। स्नेह, ममता और प्रेम के उस सम्मिश्रण का रंग जीते जी अब छूटना मुश्किल है। पर साथ ही याद आती हैं वो आंखें जो मेरी प्रतिद्वंद्वी हुआ करती थीं, जो मुझे यूं घूरती थीं कि भीतर तक सिहर जाता था मैं। इसी जीवन ने सिखाया कि सच में प्रेम के कितने रंग हैं। विडंबनाओं से भरी इन यादों से गुजरते हुए निदा फाजली की एक और बात याद आ गई। खून और गुलाब का रंग एक सा क्यों है?